देखिए जी, हमारे परिवार वालों के बारे में पंडित जी ने तो आपको बता दिया होगा। खाता पीता खानदान है। हमारे यहाँ किसी बात की कोई कमी घटी नहीं है। आपकी बिटिया को खूब खुश रखेंगे हम। ऐसा बोलते हुए लड़के के पिता धर्मेंद्र चौधरी भरे प्लेट का नाश्ता, नमकीन, बिस्किट, रसगुल्ला गप से खा जाते हैं। समझे जी, ये अजवाइन वाले बिस्किट तो खाने में बड़े स्वाद लग रहे हैं और ये कचौरी समोसे भी खूब खस्ता करारे बने हैं। आपके यहाँ का हलवाई वाला अच्छा है भाई। हाँ जी भाई, घर के बाहर चौराहे वाले मोड़ पर ही हलवाई की दुकान है। अगर आपको समोसे कचौरी इतनी पसंद आए हैं तो जाते वक्त बनवा लीजिएगा। कौशल्या बहन जी, हमें तो आपकी लड़की पसंद है, बाकी अगर आपको हमारे प्रेम से कोई प्रश्न पूछना हो तो पूछ लीजिए। नहीं कांता बहन, हमें भी हमारी नीतू के लिए आपका लड़का पसंद है। अजी बधाई हो, बधाई कौशल्या बहन जी। नारियल और दक्षिणा देकर लड़का छेक दीजिए, कहीं लड़का हाथ से न निकल जाए। पर पंडित जी, एक बार बेटी की रजामंदी पूछना जरूरी है। अजी आप इधर आइएगा जरा। हाँ जी, आया। क्या हुआ? अजी आपने देखा नहीं, नाश्ता रखते कैसे खाने को टूट पड़े। मुझे तो लड़के वाले बड़े खाऊ लगे। और देखना, समधी जी ने ये आधी किलो चाशनी वाले सट्टे से रसगुल्ले उठाकर खा लिए, जबकि हमने तो इनके खातिरदारी में 400-500 का नाश्ता पानी करवाया था। सब कुछ खा पी कर बराबर कर दिया। बड़े कंजर लगते हैं। अरे भाग्यवान, तुम खर्चे पानी के पीछे क्यों पड़ी हो? लड़के वालों ने अच्छा खासा घर मकान बना रखा है। हमारी नीतू खुश रहेगी, खाने पीने की दुख परेशानी नहीं होगी। मोहन कौशल्या को किसी तरह समझा लेता है। कुछ दिनों में नीतू शादी करके ससुराल आ जाती है। आओ नई बहू, हमारे परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। राशि बहू, ये लो आरती की थाली, अपनी देवरानी का स्वागत करो। जी माँ जी। देवरानी जी, कलश गिराकर अंदर आ जाइए। नीतू कलश गिराकर गृह प्रवेश की रस्म करती है। तभी ससुर जोरदार खट्टी डकार मारते हैं। हाय हाय धर्मेंद्र जी, जगह देखकर तो डकार मारा करो। जहाँ मर्जी खुले सान की तरह डकार मारते, ऊपर से कितनी खट्टी डकार मारी है। भगवान, इस लुगाई के डर से अब आदमी डकार भी नहीं मार सकता। अरे शादी वाला खाना बहुत ही तेल वाला था, खाकर मेरा मन मचल रहा है। अरे तो किसने कहा था एकदम पेट टच करके खाने को? थोड़ा कम खा लेते। सास ससुर की खट्टी मीठी नोक झोंक के बाद सब लोग आराम करने चले जाते। अगले दिन नीतू नहा धोकर किचन में आती है। बाप रे, किचन के अंदर तो कितना घमस मचा हुआ है। एग्जॉस्ट फैन चालू कर देती हूँ, भपका मिट जाएगा। तभी नीतू देखती है कि ना तो किचन में कोई एग्जॉस्ट फैन लगा है और ना ही धुआं पास करने की चिमनी लगी है। तभी जेठानी राशि रसोई में सब्जी लेकर आती है। देवरानी जी, मम्मी जी ने कहा है अभी नाश्ते में सबके लिए टिंडे की सब्जी पराठे बना लो। पर जेठानी जी, आज तो मेरी पहली रसोई है, सब लोग सिंपल सी सब्जी और पराठा खाएंगे। ऐसा करना, सब्जी और पराठे के साथ अदरक इलायची वाली जायकेदार चाय बना लेना, कुछ मीठा हो जाएगा। जी अच्छा। नीतू खुश होकर गर्मी में सब्जी काटने लगती है। मैं तो ऐਵੇਂ ही सोचकर परेशान हो रही थी कि इतनी तपती गर्मी में मुझे तरह तरह के आइटम बनाने पड़ेंगे, लेकिन मेरे ससुराल वाले हल्का फुल्का खाना खाते। चलो बढ़िया है, मैं भी गर्मी में फटाफट से बनाकर फ्री हो जाऊंगी और फिर कमरे में जाकर एसी की ठंडी ठंडी हवा खाऊंगी। कुछ देर में बहू सबको सब्जी पराठे का नाश्ता करवाती और रात हो जाती है। जाकर एक बार माँ जी से पूछ लेती हूँ कि सब लोग डिनर में क्या खाएंगे। तभी सास कांता पसीने पसीने में 25 किलो चावल की बोरी सरकाते हुए अंदर लाती है। पीछे पीछे जेठानी दाल आटा लाती है और उनके पीछे देवर और पति पन्नी भरकर सब्जी पनीर चाप वगैरह लाते हैं। दैया रे दैया, ये चावल की बोरी तो बड़ी भारी है, मेरे तो पसीने छूट गए। मम्मी, दाल कहाँ रख दूं? ला रख दे मेरे सर पर, मूर्ख कहीं की। रसोई के स्लैब पर जगह खाली दिखाई नहीं दे रही। माँ, मुझे खुद भी गर्मी लग रही है, आप मुझ पर क्यों भड़क रही हो? खुशी दाल रखकर चली जाती है। माँ, ये सब्जी, चाप, पनीर, मटर ये कहाँ रख दें? ला भाई, बड़ी जल्दी मंडी करके आ गए, रख दो सब्जी उधर। माँ जी, इतना सारा राशन पानी साग सब्जी, इतने में तो महीने भर का खाने पीने का कोटा बड़े आराम से पूरा हो जाएगा। अरे बहू, ये सारी साग सब्जी तो इस रात के टाइम में बनाने के लिए आई है। दिन के मुकाबले हम लोग रात में खाना थोड़ा ज्यादा खाते हैं, तो मलाई चाप, मटर पनीर और हरी सब्जी भी बनाना। गर्मी का मौसम है ना, तो इसीलिए। और देवरानी जी, चपाती तो 20-25 में ही काम चल जाएगा, लेकिन चावल इस दोनों बड़े वाले पतीले से उबालना, तभी सबके खाने पीने का पूरा पड़ेगा। जी ठीक है दीदी।
हे भगवान, ये पतीला है या हलवाई का हांडा? इसमें तो एक बार में 10 किलो चावल आ जाता होगा। मैं तो बेवजह ही खुश हो रही थी कि मेरे ससुराल वाले कम खाते हैं। दिन की कसर रात में इतना सारा खाना बनवा कर निकाल रही हैं। चिक चिक करते हुए बहू दोनों गैस चूल्हे पर चावल उबलने को चढ़ाकर सब्जी काट पीट करती है। हे भगवान, इतनी सारी सब्जी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे रसोड़े में सब्जी मंडी खुल गई हो। एक रात में ही 4 दिन का राशन खाते हैं ये लोग। रात के हिसाब किताब से ज्यादा मात्रा में खाना बनाने के चलते रसोई भट्टी जितनी गर्म हो जाती है जिससे नीतू को टप टप पसीना निकलता है, वहीं थोड़ी देर में ससुराल वाले खाना मांगना चालू कर देते हैं। अरे बहू, फटाफट से खाना बना कर ले आ, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी जी बस पापा जी ला रही हूँ। इन लोगों ने तो मुझे हलवाई समझ लिया है। एक रात में 4 दिन का राशन बनवा रहे हैं, उसमें भी जल्दबाजी मचा रहे हैं। बड़े बड़े पतीले होने के चलते चावल का पानी निकालते हुए गर्म छींटे बहू के हाथ पर पड़ते हैं। थोड़ी देर में वो सारा खाना परोसती है। पूरा डाइनिंग टेबल तो 2 दाल चावल और 2 तरह की सब्जी से भर गया। ये मलाई चाप और मटर पनीर कहाँ रखूं? अरे थोड़ी सी दाल सरका कर यहाँ रख दे बहू। ज्यादा खाना होने के चलते मेज पर खिटपिट मच जाती है, मगर आधे घंटे के अंदर अंदर ससुराल वाले सारा खाना खाकर बराबर कर देते हैं। ये मूंग मसूर की दाल बढ़िया बनी है, और डालना। जेठ जी, दाल तो खत्म हो गई। कोई नहीं, फिर थोड़ा मलाई चाप दे दो। चावल बच रहा है? ऋषि भैया, मलाई चाप तो आपको मिलने से रही क्योंकि मैंने खा लिया। खुशी, तू भी तो बड़ी जीभ की चटोरी है, थोड़ा अपने भाई को खाने दो। माँ, मुझको भी तो भाभी ने थोड़ा मलाई चाप डाला था। नीतू बहू, तुझे खाना चलाने नहीं आता क्या? किसी को सब्जी ज्यादा डाल रही है तो किसी को कम खाना। ढंग से खाना परोसना सीखो और कल से 10 बजे तक हम सबको डिनर करवा देना। जी माँ जी। गले तक भर भर कर खाकर ससुराल वाले खाने की मेज से सरक लेते हैं। तभी नीतू जेठानी को टोकती है। जेठानी जी, आप जरा बर्तन मंजवाने में मेरी मदद करवा दीजिए, मैं थक गई हूँ। नीतू, मैंने बहुत ज्यादा खा लिया, मैं तो खाना पचाने के लिए छत पर टहलने जा रही हूँ। बेचारी नीतू को सारे जूठे बर्तन धोते धोते रसोई साफ करते रात के 1:30-2 बज जाते हैं। हे भगवान, आज तो कमर टेढ़ी हो गई, अब सो जाती हूँ। जैसे सुबह के 5-6 बजते हैं तो सास दरवाजा खटखटाना चालू कर देती है। अरे नीतू, उठ जा जल्दी से। हे भगवान, इस घर में सोना भी दूभर है। पता नहीं इतनी सुबह सुबह कौन कबाब में हड्डी बनने चला आया। अरे बहू, दरवाजा खोल दे, ऐसे भी क्या घोड़े बेचकर सो रही है? झपकी लेते हुए बहू दरवाजा खोलती है जहाँ सास पेट पकड़े खड़ी थी। मैया, नीतू बहू, जरा मुझको नींबू पानी बनाकर दे दे, पेट में बड़ी जोर से मरोड़ उठ रहा है, लगता है अपच हो गई है। माँ जी, आप लोग इतनी गर्मी के मौसम में रात के टाइम में इतना भर भर कर खाकर सोएंगे तो यही होगा ना। रात में कभी भी हल्का खाना खाकर सोना चाहिए। बहू, तू मेरे खाने पर टोक लगा रही है? अरे मैं तो इससे भी ज्यादा खाना हजम कर जाती हूँ, जरूर तेरी ही नजर लगी है मुझे। अपनी बहू की हिदायत ना मानकर कांता भड़क जाती है और नीतू सास को नींबू पानी बना कर देती है रात के टाइम। माँ जी, डिनर में क्या बना दूं? अरे बहू, तूने अभी तक डिनर बनाना चालू नहीं किया। रोटी, चावल, सब्जी, दाल, कितना कुछ बनाना है। जितना राशन रात में लगता है उतना ही बनेगा। भड़कते हुए बहू किचन में आती है जहाँ गर्मी के चलते रसोई का हाल किसी रेगिस्तान जितना गर्म था। कसम से अब तो मुझे मेरे खाऊ ससुराल वाले खटकने लगे हैं। एक रात के डिनर में 4 दिन का राशन दबा जाते हैं। कितनी खुराक है इन सबकी। तब तपती गर्मी में खाना बनाकर बेचारी बहू का हाल खराब हो जाता है। वहीं रात में गले तक भर कर खाना खाने के चलते ससुराल वालों को दिन के टाइम अक्सर गैस बनती है, लेकिन वह अपनी आदतों में सुधार नहीं लाते। वहीं रात के टाइम ज्यादा राशन खपत होने के चलते अब घर में हर 2 से 4 दिन पर राशन भी खत्म हो जाता है। प्रेम जी, दाल, तेल, मसाले, राशन सब कुछ खत्म हो गया है, ले आइएगा वरना रात में डिनर नहीं बन पाएगा। अरे अभी 2-4 दिन पहले ही तो 1 कट्टा चावल दाल मंगवाया था। कितना खाना बनाती हो तुम कि राशन ही साफ हो जाता है? ये तो आप अपने परिवार वालों से पूछिए ना, जो एक रात के डिनर में 4 दिन का राशन खा पी कर बराबर कर देते हैं। रसोई के राशन पानी को लेकर दोनों मियाँ बीवी में झगड़ा झंझट मच जाता है। प्रेम बनिया के पास से उधार आटा चावल लेकर आता है और सब्जी वाले से भी उधार में सब्जी खरीद कर आता है, जो कि एक टाइम ही ससुराल वाले खा जाते हैं। वहीं अब रात में इतना ज्यादा खाने का असर उनकी सेहत पर भी दिखाई देने लगता है और एक दिन अपच के चलते सास की हालत बिगड़ जाती है। माँ जी, आप ठीक तो हैं? पानी पी लीजिए। नीतू बहू, तू खाने में कितना भर भर कर तेल डाल रही है जो मुझको खाना नहीं पच पा रहा है।
माँ जी, अब आप इतनी गर्मी में गले तक भर भर कर रात के टाइम खाकर सोएंगी तो इसमें बनाने वाले का दोष नहीं है बल्कि खाने वाले का दोष है, समझी? पसीने से बेहाल नीतू टेढ़ा जवाब देकर चली जाती है। वहीं ज्यादा खाना खाने के चलते इस बार ससुर की तबीयत खराब हो जाती है। तब फैमिली डॉक्टर आकर जांच करते हैं। डॉक्टर साहब, पिछले 2-4 दिन से सीने में जलन मच रही है और पेट में भी गैस मच रही है, खाना भी नहीं पच रहा। धर्मेंद्र जी, बुरा मत मानिएगा, लेकिन इतनी गर्मी के मौसम में आप लोग रात में इतना ज्यादा खा पी कर सोएंगे तो अपच की समस्या तो होगी ना। रात में कभी भी हल्का खाना खाकर सोना चाहिए। मैंने सुना आप लोगों के परिवार की खुराक भी काफी ज्यादा है। दिन में भरपेट खाना खा लीजिए, रात में हल्का फुल्का खाना खाइए। डॉक्टर के सलाह देने पर अब पूरा परिवार रात में हल्का खाना खाता है, जिससे रसोई का राशन भी ज्यादा टाइम तक चलता है और बहू को भी गर्मी में भर भर कर खाना बनाने की समस्या से छुटकारा मिल जाता है। ओह माय गॉड, तुम सब ऐसे अचानक यहाँ? हाँ यार, आना पड़ा। तुझे तो पता है ना, जब तेरे भैया भाभी की शादी हो रही थी तब हम सभी दोस्त बाहर थे, इसलिए तेरी भाभी से मिलने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ, तुम सब बैठो। भाभी जल्दी से यहाँ आना। काजल की आवाज सुनकर पायल और सुमित्रा बाहर आते हैं। अरे बच्चों, तुम आओ बैठो। बहू जाओ, जाकर घर आए मेहमानों के लिए कुछ नाश्ता लेकर आओ। आंटी, हमें भाभी से ही तो मिलना है। भाभी 5 मिनट यहाँ बैठो। भाभी आप कैसी हैं? हाँ भाभी, मेरे दोस्तों से मिलो, ये सब मेरे कॉलेज की दोस्त हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब बैठो, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आती हूँ। इतना बोलकर पायल रसोई में जाती है और घर आए मेहमानों के लिए ब्रेड रोल, ब्रेड पकौड़े, नूडल्स और कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज बनाकर लाती है। बहू बस इतना ही, कुछ और भी लेकर आओ। और बच्चों, तुम सब काफी दिनों बाद यहाँ आए हो, आराम से काजल के कमरे में जाकर बातें करो, मैं अभी चलती हूँ। इतना बोल सुमित्रा अपनी बेटी के सभी दोस्तों को उसके कमरे में जाकर अकेला छोड़कर खुद अपने कमरे में चली जाती है और बेचारी पायल को काम पर लगा देती है। पर पायल को कोई फर्क नहीं पड़ता और तभी उसकी कॉल आती है। पायल कैसी है? शादी के बाद तो हमें भूल ही गई, एक बार भी कॉल नहीं की। वैसे तेरी सास कैसी है, कहीं खड़ूस तो नहीं? यार मेरी सास तो बहुत अच्छी है, तुझे पता है मेरी नंद के दोस्त आए जिसमें से 3 लड़के, पर माँ जी इतने अच्छे से पेश आ रही थी कि क्या बताओ। मैंने सोचा नहीं था कि मेरे पास सास इतनी अच्छी होगी। अगर ऐसी बात है तो अब हमें भी आना पड़ेगा राहुल के साथ। हाँ क्यों नहीं, जब तुम्हारा दिल करे आ सकते हो। पायल के कहने पर उसके सारे दोस्त कुछ दिन में पायल से मिलने उसके घर आते हैं। अरे तुम सब आ गए, थोड़ा और जल्दी आते तो पवन से भी मिलते। भाभी आपके दोस्त हैं? हेलो, मैं भाभी की नंद हूँ, आप लोगों से फिर कभी मिलती हूँ, अभी कॉलेज जाना है। अरे बहू, मेहमान घर आए हैं। बच्चे तुम यहीं बैठो, बहू तुम खाने का इंतजाम करो। अरे मैं तो भूल ही गई, रुको मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने को लाती हूँ। पायल तुरंत रसोई में जाती है और चाय के साथ कुछ पकौड़े बनाकर लाती है। और जब तक पायल के दोस्त उसके साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं तब तक सुमित्रा भी वहीं बैठी रहती है और बार बार पायल को रसोई में भेजती है। अरे बहू क्या करती है तू, सिर्फ चाय पकौड़े लेकर आई है। 10 मिनट हो गए तेरे दोस्त को आए, तू बस बातें किए जा रही है। अंदर जाकर कुछ और भी बना कर ला। आंटी जी, हम लोग बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल कर पायल से मिलने आए हैं, हमें कुछ नहीं खाना, 5 मिनट पायल को यहीं बैठने दो। अरे बेटा, पहली बार आए हो तो दोस्त से फोन पर भी बात होती ही रहती होगी ना। नहीं आंटी, रहने दीजिए, वैसे भी अब हमारे जाने का समय हो गया है। अच्छा पायल, हम चलते हैं। पायल के दोस्त पायल से सही से मिल भी नहीं पाते और जाते हुए सभी लड़के लड़कियां पायल से हाथ मिलाकर जाते हैं और ये चीज सुमित्रा को खटकती है। दोस्तों के जाने के बाद सुमित्रा अपनी बहू को डांटने लगती है। बहू ये सब क्या है, तेरे लड़के भी दोस्त है। अब तेरी शादी हो गई, शादी के बाद तू लड़कों को घर बुलाएगी तो समाज क्या बोलेगा? शरीफ घर की बहू ऐसी हरकत नहीं करती। पर माँ जी, लड़कों में तो सिर्फ मेरा एक ही दोस्त था राहुल, और वो मेरे बचपन का दोस्त है। आपको नहीं पता, जब मेरे पिता की डेथ हो गई थी तब राहुल के पिता ने मेरी पढ़ाई पूरी करवाई थी, इसीलिए मैं उसे भाई जैसा मानती हूँ। और वो शादीशुदा है। भाई तो सिर्फ अपना ही होता है, ये सब तो सिर्फ दिखावा होता है, वरना कौन लड़की अपने दोस्त से हाथ मिलाती है, वो भी उस दोस्त से जिसे तुम अपना भाई कह रही हो। सुमित्रा की बातें पायल को काफी बुरी लगती हैं और वो चुपचाप कमरे में जाकर रोने लगती है। रोते हुए उसे शाम हो जाती है और पवन जॉब से आकर पायल को रोता देखता है। पवन सारी बात पूछता है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो, माँ ने कुछ कहा? पायल रोते हुए सारी बात पवन को बताती है, जिस पर पवन पायल से कहता है, माँ ऐसी ही है, माँ की बातों को दिल से मत लगाओ। जब मेरी भी शादी नहीं हुई थी तो माँ मेरी भी लड़की फ्रेंड से चिढ़ती थी, जबकि मैं तो लड़का हूँ। पर ऐसा क्यों पवन जी, जब नंद के लड़के दोस्त घर आते तब माँ जी को दिक्कत नहीं।
मैं तुम्हें क्या बताऊं, माँ को लगता है कि उनकी बेटी के अमीर लड़के दोस्त में से कोई एक बिना दहेज मांगे काजल से शादी कर लेगा। बस इसलिए माँ उसके दोस्तों को कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा के रखती हैं। चलो अब चुप हो जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई कुछ भी कहे। हाँ। पवन निशा को गले लगाता है और उसके साथ पाकर पायल को काफी अच्छा लगता है। समय यूं ही बीतता है और एक बार फिर काजल की कुछ दोस्त उसके घर आती हैं। भाभी आपको पता है मेरे दोस्त आज फिर घर आने वाले हैं, तो आज कुछ अच्छा उनके लिए बना देना प्लीज। आते होंगे नहीं काजल, हम तो आ चुके हैं। खुशी खुशी काजल पहले दिवाकर को फिर सूरज को गले लगाती है और बाकी सबको भी। मैं बस तुम्हारे बारे में ही भाभी से बात कर रही थी। नमस्ते आंटी। और भाभी आप ठीक है? अरे बच्चों, तुम्हारा मुंह देख लिया, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आंटी हम यहाँ आपसे इजाजत लेने आए हैं, आपकी बेटी को अपने साथ ले जाने के लिए। अरे बेटा, तुम्हारे साथ मेरी बेटी जा रही है, इसीलिए तुम्हें मुझे इजाजत देने की जरूरत नहीं है। जहाँ जाना है आराम से जाओ, मुझे तुम पर विश्वास है। सुमित्रा बिना पूछे और सवाल करे अपनी बेटी को उसके चारों दोस्त के साथ बाहर घूमने के लिए रात के 8 बजे भेज देती है और ये देख पायल को काफी बुरा लगता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन बिना बताए पायल के चारों दोस्त उससे मिलने आते हैं। अच्छा हुआ पायल जो तू हमें बाहर ही मिल गई। देख, हम शॉपिंग करने के लिए आए थे, तेरा घर पास में था तो सोचा तुझसे भी मिलते हुए जाए। तुझे मैंने बताया था ना मेरा रिश्ता लग गया, मैंने सोचा शॉपिंग के साथ साथ तुझे शादी का कार्ड भी दे दूं, तो तू अपने पूरे परिवार के साथ मेरी शादी में आना। देख पायल, अभी थोड़ी सी शॉपिंग रहती है और तू जानती है कि पायल तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तो तुझे हमारे साथ चलना होगा। माफ करना यार, घर में बहुत काम है, मैं नहीं जा पाऊंगी। क्यों भाभी, ऐसा क्यों बोल रही हो? अब क्या काम बचा है? बच्चों, तुम्हारी दोस्त की अब शादी हो गई, ऐसे कहीं ले जाने से पहले मुझसे परमिशन ले लो, और नहीं लिया जाता तो आने से पहले बता दो। भला हर दूसरे तीसरे दिन कौन मुंह उठाकर अपनी दोस्त के ससुराल में आ पहुंचता है? किसी ने कुछ सिखाया नहीं क्या? वो आंटी हम तो बस। तुम तो रहने ही दो बेटा, शादीशुदा हो, रिश्तेदार या बीवी को पता चला तो तुम्हारे रिश्ते खराब होंगे। माँ, भाभी और उनके दोस्त के साथ बिल्कुल सही नहीं कर रही हैं। उस दिन सुमित्रा का असली रूप देख पायल के सभी दोस्तों को काफी हैरानी होती है और वो लोग खुद शर्मिंदा होकर वहां से चले जाते हैं। और 2 दिन बाद पायल खुद अपने दोस्तों को फोन करके माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी सास के सामने कुछ नहीं बोल पाई। पायल, तूने तो कहा था तेरी सास बहुत अच्छी है, पर मुझे लगता है तेरी सास भी उन्हीं में से एक है जिनके लिए बहू और बेटी अलग होती हैं। तुम सही कह रही हो। बहू अगर अपने लड़के दोस्त से हाथ मिला ले तो भी उसके कैरेक्टर पर सवाल किए जाते, पर बेटी लड़के दोस्तों से गले भी लगे और रात में पार्टी करने के लिए भी निकले तो भी उससे नहीं पूछा जाता। पायल की दोस्त पायल के हालातों को समझती है और उसे कुछ नहीं बोलती। समय यूं ही बीतता है और एक बार फिर काजल के चारों दोस्त उससे मिलने उसके घर आते हैं और हमेशा की तरह आज भी बेचारी पायल उनकी खातिरदारी में लगी रहती है। बेटा, तुम सब आते हो तो मुझे अच्छा लगता है, ऐसे ही आते रहा करो। और तुम्हें ट्रिप पर जाना है ना, पिछली बार तो पवन की शादी थी इसलिए नहीं जा पाई काजल, पर इस बार तुम सब आराम से जाओ। एक बार फिर सुमित्रा काजल के दोस्तों पर विश्वास करके उसे बाहर ट्रिप के लिए भेज देती है। समय यूं ही बीतता है और पूजा पायल को फोन करती है। मैं तेरे घर आना चाहती थी पर आ नहीं सकी, तू तो जानती है अपनी सास का बर्ताव। कल मेरी बैचलर पार्टी है, ब्लू मून में तुझे आना होगा। तेरी बैचलर पार्टी में अगर मैं नहीं आऊंगी तो तेरी बैचलर पार्टी अधूरी नहीं रह जाएगी मेरे बिना। मैं जरूर आऊंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बहू तुझे, खबरदार अगर इस घर से पैर भी बाहर निकाला तो। सुमित्रा फोन लेकर वहां से चली जाती है, जिस वजह से पायल पूजा की बैचलर पार्टी में नहीं जा पाती और पूजा राहुल निशा के साथ ब्लू मून में अपनी बैचलर पार्टी एंजॉय कर रही होती है। तभी उनकी नजर काजल पर पड़ती है, जिसके खुद के ही दोस्त उसके साथ नशे में छेड़खानी कर रहे होते हैं। ये देख राहुल को बहुत गुस्सा आता है और वो जाकर काजल के दोस्तों को मारकर भगा देता है और काजल को घर लेकर आता है। अरे तुम तो बड़े ही बेशर्म और बदतमीज हो बहू। कैसे दोस्त हैं तेरे जो शादी के बाद भी तेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हैं? माँ बस भी करो, भाभी के दोस्त बहुत अच्छे हैं, आज उन्हीं की वजह से मेरी जान बची है। मैं अपने जिन दोस्तों पर घमंड करती थी वो रईस मेल दोस्त मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे। अगर आज भाभी के दोस्त ना होते तो पता नहीं क्या हो जाता। माँ, अगर इतना भरोसा बेटी के दोस्त पर किया, अगर उतना बहू की दोस्त पर करती तो ज्यादा अच्छा रहता। पवन और काजल की बात सुनकर सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर कभी वो काजल के दोस्त पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करती और पायल के दोस्त को भी खुद घर बुलाती है, खासकर राहुल को, और उनकी अच्छे से खातिरदारी भी करती है।